नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है, हमारी ये व्याख्यान माला भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में चल रही है। और इस चर्चा में हमने आपसे अभी तक जो चर्चा की है वो संविधान के मूलभूत नियमों के बारे में की है, और संविधान के पक्षकारों के बारे में की है, और प्रतिफल के बारे में चर्चा हमारी अभी चल रही थी। और हमने ये देखा कि विद्यमान प्रतिफल के आवश्यक तत्व, इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, पहला तत्व हमने हमारे पिछले व्याख्यान में चर्चा के दौरान लिया था। और आज दूसरा बिंदु है जो इस चर्चा का मुख्य भाग रहेगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। ये जो बिंदु है ये किस संदर्भ में है? ये है प्रतिफल के संदर्भ में, कि जो संविदा है उसका प्रतिफल कौन देगा। सामान्यतया हमने चर्चा में देखा था या बात की थी, उसमें ये देखा गया कि संविदा में दो पक्षकार हैं, एक वचनदाता और दूसरा वचन ग्रहीता। तो जो प्रतिफल था वह प्रतिफल संविदा के उन दो पक्षकारों के मध्य ही आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन अब यहाँ प्रश्न आ रहा है कि वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। वचन ग्रहीता तो समझ में आता है, चूंकि वह संविदा का पक्षकार है और वह प्रतिफल दे सकता है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति या एनी अदर पर्सन, ये क्या है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, अन्य व्यक्ति अर्थात जो संविदा का पक्षकार नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक ये देखा है और सीखा है कि संविदा दो पक्षकारों के मध्य होती है, लेकिन यहाँ अब तीसरे व्यक्ति का आविर्भाव हुआ है। और तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है लेकिन उसके हित के लिए किया गया कार्य, ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है लेकिन उसके हित के लिए किया गया कार्य जो प्रतिफल के रूप में है, जो प्रतिफल के रूप में है, इसलिए अन्य व्यक्ति भी संविदा लागू करवा सकता है। अमूमन हमने ये देखा है कि संविदा में ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इजाजत मिल रही है ऐसे व्यक्ति को जिसके हित के लिए कोई संविदा की गई है और वो अभिव्यक्त रूप से संविदा का पक्षकार नहीं है। उदाहरण के तौर पे ए बी से ये कहता है कि आप सी को फला वस्तु प्रदान कर दीजिएगा और मैं बदले में इसका भुगतान करूंगा। संविदा ए और बी में हो रही है, लेकिन जो संविदा का फायदा है वो सी को मिल रहा है। ए बी से कह रहा है कि आप सी को फला वस्तु प्रदान कर दीजिए, मैं भुगतान करूंगा। तो यहाँ ये जो सी है वह संविदा में तृतीय पक्षकार कहला रहा है, संविदा में तृतीय पक्षकार कहला रहा है। और विधि में अब चर्चा ये चल रही है कि क्या वह तीसरा पक्षकार संविदा को लागू करवाने के लिए कोई कार्यवाही कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो पहली बात हमने पढ़ी, अन्य व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है लेकिन उसके हित के लिए किया गया कार्य जो प्रतिफल के रूप में है, इसलिए अन्य व्यक्ति भी संविदा लागू करवा सकता है। यानी थर्ड पार्टी को पावर मिल रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के संदर्भ में। आगे देखिएगा, इंग्लिश लॉ में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इंग्लिश लॉ क्या कह रहा है? इंग्लिश लॉ कह रहा है कि संविदा में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। अब क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि इंग्लिश लॉ तृतीय पक्षकार को संविदा में हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन भारत में प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति, लेकिन भारत में
प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी संविदा लागू करवा सकता है। थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। इट मीन्स he is not liable for pay consideration। वह संविदा का पक्षकार हो और उस संविदा के लिए प्रतिफल किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। यानी यहां पर यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो संविदा का स्पष्ट तौर पर पक्षकार नहीं है लेकिन उसके हित के लिए कोई कार्य किया गया, तो ऐसी दशा में वह संविदा को लागू करवाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति कौन होगा? अब प्रश्न आया कि प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति कौन है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं प्रतिफल नहीं दिया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं प्रतिफल नहीं दिया हो। अभी हमने उदाहरण लिया, ए बी से कहता है कि आप सी को फला वस्तु प्रदत्त कर दीजिए, उस वस्तु का भुगतान मैं करूंगा। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो सी है उसने क्या किया? उसने प्रतिफल का भुगतान नहीं किया। अब सामान्य नियम या अंग्रेजी विधि का नियम क्या कहता है कि इस दशा में सी ए और बी के मध्य हुई संविदा को लागू करवाने का कोई अधिकार नहीं रखता है, लेकिन भारतीय विधि इसको इजाजत दे रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रसिद्ध केस आता है जो लीडिंग केस में भी माना जाता है, चिन्नैया बनाम रमैया। चिन्नैया बनाम रमैया 1882, 1882 मद्रास। इस केस में जो तथ्य हैं रोचक तथ्य हैं और काफी ज्ञानवर्धक भी हैं, तो एक बार हम तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तथ्य क्या है? प्रतिवादी की माताजी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री को, प्रतिवादिनी की मां ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री को इस शर्त पर दान कर दी। किस शर्त पर? कि वह प्रतिवर्ष 6,532 रुपए 6,532 रुपए वादिनी को, जो दानदात्री की बहन है, अर्थात जो इस प्रतिवादिनी की मौसी है, दिया करे। क्या हुआ ये कि एक महिला अपनी पुत्री को अपनी सारी संपत्ति इस निर्देश के साथ दान कर देती है कि वह 6,532 रुपए प्रति वर्ष अपनी मौसी को प्रदान करेगी। बहुत साधारण है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवादिनी ने अपनी मौसी से एक इकरारनामा कर लिया और वचन दिया। प्रतिवादिनी ने यानी उस पुत्री ने अपनी मौसी से एक इकरारनामा किया, जो कि स्वाद में वादिनी थी, और वचन दिया किस बात का? कि प्रतिवर्ष 6,532 रुपए का भुगतान वह अपनी मौसी को किया करेगी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन बाद में वचन पालन से इनकार कर दिया। किसने? उस पुत्री ने और उस मौसी की भांजी ने। नतीजन जो वादिनी थी वह वाद लेकर आई। किसके विरुद्ध? उस पुत्री के विरुद्ध, जिसकी माताजी ने वह संपत्ति उसे दान कर दी थी। प्रतिवादिनी ने क्या किया? प्रतिवादिनी ने इस पर अपना बचाव इस बात को रखते हुए किया कि करार में प्रतिफल वादिनी ने नहीं दिया। ये जो करार हुआ था माँ बेटी के बीच में, माता और पुत्री के बीच में, उसमें जो प्रतिफल था वह वादिनी ने नहीं दिया, यानी उसकी मौसी ने नहीं दिया। लिहाजा वह बाध्य नहीं है। कौन?
पुत्री। अब पुत्री ने जब उस रकम का भुगतान अपनी मौसी को नहीं किया तो वह मौसी न्यायालय के शरण में आई और न्यायालय से गुजारिश की कि वह संविदा लागू करवाई जाए जो एक पुत्री और माता के मध्य हुई है। तो जो पुत्री है इस वाद में, जो प्रतिवादिनी है, उसने ये बचाव में कहा कि ये जो मेरी मौसी है ये वाद की पक्षकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कोई प्रतिफल मुझे नहीं दिया है। तो न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने माना कि प्रतिवादिनी इस करार से बाध्य है और कहा कि एक ही संविवार का भाग था, इसलिए वादिनी संविदा की पक्षकार मानी जाएगी। एक ही संविवार का भाग अर्थात माता ने अपनी पुत्री को अपनी संपत्ति इस निर्देश के साथ दान की कि वह प्रतिवर्ष 6,532 रुपए मेरी बहन को अर्थात प्रतिवादिनी की मौसी को प्रदत्त करेगी। तो ये जो करार हुआ, इस करार का जो केंद्र बिंदु था वह संविदा में तीसरा पक्षकार था जिसके हित के लिए करार किया गया था और उसने सीधे तौर पे कोई प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी न्यायालय ने यह माना कि चूंकि इस वाद में वादिनी के हित के लिए ही ये करार किया गया था या संविदा की गई थी, तो उसे पूर्ण अधिकार है कि वह इसे न्यायालय में लागू करवाए और इसका लाभ ले। तो इस प्रकार आज हमने बिंदु संख्या 2 के बारे में चर्चा की। विधिपूर्ण प्रतिफल के आवश्यक तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं। और बिंदु संख्या 2 क्या कह रहा है? वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। वचन ग्रहीता हम समझते हैं कि वाद के दो पक्षकार हैं, एक वचनदाता और दूसरा वचन ग्रहीता, तो वह प्रतिफल दे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये एक नई बात आई कि कोई अन्य व्यक्ति, एनी अदर पर्सन विच इज थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है इस संविदा को लागू करवाने में। तो इसके बारे में चिन्नैया बनाम रमैया का जो केस था उसमें न्यायालय ने इजाजत दी है कि तृतीय पक्षकार के लाभ का अगर कार्य हो तो वह संविदा को लागू करवा सकता है। तो आज के हमारे इसी व्याख्यान को, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।